भाई मैं भी नईम सिकंदर की तरह पॉडकास्ट में सिगरेट पीऊंगा, तो एस्ट्रे इधर रखो। लाइव हो चुके हैं शायद भाई। अच्छा, सॉरी। नहीं बस खैर हो गई। अच्छा, मैं लिंक आपको भी भेज रहा हूँ, अगर आप अपने ग्रुप में भी लोगों को सेंड करें जो आपके हैं। मैंने आपको भेज भी दिया वैसे, जरूर जरूर। तो ताकि देख ले। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक अनदर पॉडकास्ट जो मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट था। सब लोग, आप लोगों की भी कमेंट सेक्शन और मेरे लिए खुद भी था शायद भाई से। पहले हमने किया था, मतलब 1 साल से भी ऊपर टाइम हो गई, रीस्टेटमेंट के ऊपर हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मुजीब। आपकी आवाज़ चली गई। अच्छा, अभी सही है? जी जी। अच्छा, शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे आपकी तरफ से कि टिकटॉक के बारे में, फर्स्ट मिलियन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरा शाहिद भाई यही है लोगों के लिए कि हाउ इट्स फीलिंग आफ्टर आफ्टर $1 million। बिकमिंग अ मिलियनर। ओके। हाँ, बिकम अ तो मिलियनर। पीकेआर में तो मिलियनर बन चुके हैं काफ़ी मर्तबा, बिलियनर भी बन चुके हैं। लेकिन यूएसडी में $1 मिलियन कमाना, या उस दुनिया के उस मिलियनर का जो एक बोलते हैं लिस्ट में आना, ऑफ कोर्स प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी, और मेरी फैमिली के लिए भी, और मेरे वेल विशर्स के लिए भी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी मेहनत से और हलाल हलाल रोज़ी, हलाल रिज़्क, लेजिटिमेट वेज़ के अंदर आप बड़ी मेहनत करके अपना खून पसीना, सुकून, नींदें सब दे के जब आप बनाते हैं, कोई अचीव करते हैं कोई चीज़, तो खुशी तो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा हुई। तो जैसे अभी हम लाइव होने से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो अ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था $1 मिलियन को बनाना टिकटॉक के आने से पहले, ठीक है। और मैं $2 लाख तक ही जा सका था पिछले 4 साल में। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी। मैंने एक वीडियो भी छोड़ी थी अपनी फेसबुक पे बहुत पहले के, लोग मुझसे आके पूछते, तो आप बड़ी दावा करते हैं कि आप 10-15 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और अभी तक हमने तो नहीं देखा कि आपने अपना घर लिया है, या हमें दिखता तो नहीं है, मतलब दिखता है। दिखता नहीं है आपकी। तो उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने वीडियो में भी यही बोला था कि जब आप जिम्मेदार बेटे, जिम्मेदार भाई, और जिम्मेदार फैमिली फर्द हैं, और जिम्मेदार आप बोलें कि सोसाइटी का एक मेंबर हैं, तो फिर आपके लिए आपके पास नहीं दिखेगा बहुत जल्दी, बिकॉज आई हैव टू, मुझे जो है अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है, ठीक है। मुझे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है सिर्फ मेरा नहीं चेंज करना, मुझे अपनी पूरी फैमिली का करना है। मुझे अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को, सबके मसले मसाइल जो घर में हैं फाइनेंशियली जो पूरे नहीं हो सकते थे उन सबको, तो
पहले 2 साल या 2.5 साल की मेरी जितनी भी कमाई थी वो टोटल लग गई उधर, ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसा सीधा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम बिलो द बेल्ट थे, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने हमें हमेशा अच्छी लाइफ दी। गाड़ियाँ हमारे पास शुरू से होती थी और घर या अच्छा खाना, अच्छा पहनना सब था। लेकिन फिर भी मैं अगर मिसाल के तौर पे कहूँ कि जैसे अगर आप कमाना शुरू करते हैं तो बंदा चाहता है कि सबसे पहले मेरे घर में फ्रिज भी हो, एसी भी हो, इंटरनेट भी हो, अच्छा बेड सेट भी हो और डिस्पेंसर भी हो, तो लाइफ एमिनिटीज जितनी भी हैं वो वहाँ पे पूरी होनी चाहिए। तो उन सब में या किसी का कर्जा है या किसी की नीड्स हैं, एक्स वाई जेड, तो 2.5 साल तो मुझे लग गए उसमें ना। पैसे मेरे लगते गए, कुछ अल्लाह की जो खल्क है उस पे खर्च किया, कुछ अपनी फैमिली पे खर्च किया, कुछ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए खर्च किया, कुछ अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशों को पूरा करते करते खर्च कर दिया। तो 15-20 लाख के बाद भी अमूमन मैं हैंड टू माउथ ही रहा हूँ, ठीक है। तो तो जब वो सारी चीज़ें में मीट मीट हो गई सारी चीज़ें, मतलब घर की तरफ, फैमिली की तरफ जब मीट हो गई सारी चीज़ें, तो फिर अब मेरे पास सेव होना शुरू हुआ। तो उसके लिए मुझे थोड़ी कंजूसी भी करनी पड़ी। मतलब नहीं करता मैं, सेम खुला हाथ रखता तो कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने फिर कंजूसी शुरू की और उसमें मैंने $1 लाख बचाया और उसके बाद मैंने ये ख्वाहिश की कि मैं यूएस मूव हो जाऊँ। मैंने सनी भाई से, मैंने पोस्ट भी लगाई थी, मैंने सनी भाई से फिर 1-1 सेशन रखा, एक उनसे टाइम लिया। आधे घंटे का टाइम था लेकिन खैर 1 घंटे पे चला गया। शायद भाई इसमें मैं सवाल भी ऐड कर लेता हूँ, मेरे दूसरे सवाल पे भी आ जाएगा, सॉरी फॉर कटिंग यू। वो ये है कि साथ साथ सनी भाई की भी विजडम का इम्पेक्ट आपने बताना है कि उसका जो आपके लाइफ के ऊपर या हमारे सबके लाइफ के ऊपर उसका एक विजडम का इम्पेक्ट तो है ही है, बिल्कुल। मतलब डिसीजन के हवाले से। और साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन मतलब मिलियन की बात हो रही है, मोटे मोटे टिप भी आपने बताने हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कैसे अचीव कर सकता है, क्योंकि अगर एक सर्विस इंडस्ट्री से आप उठ गए और कोई जनरेशनल वेल्थ आपने नहीं लगाया, खुद कमाया और खुद उसको री इन्वेस्ट कर करके फर्स्ट $1 मिलियन बना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जी, क्योंकि जी। मतलब जीरो से सर्विस से। और साथ साथ में और जो सुन रहे हैं उनको भी बता दो कि आप लोग टिकटॉक के हवाले से सवाल भी पूछ सकते हो और लास्ट में वो भी ले लेंगे, तो ये टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी है शायद भाई से। जी शायद भाई प्लीज। तो उसमें ये था कि मैं सारा सिनेरियो बताता हूँ जिसमें ऑफ कोर्स हम मुसलमान हैं तो वो रिलीजियस बिलीफ भी होते हैं जिनको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो बहरहाल सनी भाई से मेरा 1-1 सेशन हुआ था, तो उसमें उनके साथ मैंने अपने सारे इश्यूज डिस्कस किए थे। स्पेशली जो मेरी एजेंसी है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और रिनॉन्ड है और अच्छा अच्छा काम भी कर रही है। तो पहले जब सेशन हुआ तो सनी भाई ने कहा कि पाकिस्तानियों के साथ काम बंद कर दो, ठीक है। अ, अगर वो इन इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते, मैंने बंद कर दिया। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो 1-1.5 साल तक मेरे पास एक भी पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं था, मेरे पास टोटल गोरे क्लाइंट होते थे। तो फिर उन्होंने मुझे दूसरी सजेशन ये दी कि अपनी एजेंसी का स्ट्रक्चर ठीक करो और जो अपने आपके टीम मेंबर्स हैं वो मामलात भी अपनी एजेंसी के ठीक करो। तो फिर मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे जिसमें मैंने अपना पर्च भी बंद किया था, जिसके अंदर मैंने इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी बंद कर दी थी फिजिकल। और फिर जो अभी वाला सेशन हुआ था उसमें सनी भाई ने मुझे एक बात बताई, कहा कि यूएस क्यों मूव हो रहे हो। तो मैंने कहा कि अच्छी लाइफ के लिए एक, और दूसरा ये कि अच्छा बिजनेस करने के लिए मैं मूव होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पास पैसे कितने हैं? मैंने कहा सनी भाई 1 लाख। तो वो थोड़ी देर ना, शायद क्यों अभी तक 1 लाख, मतलब क्योंकि वो मुझे जानते हैं जैसे आप जानते हैं कि भाई $6,000-8,000 महीना आप कमा रहे हैं, तो अभी तक 1 लाख क्यों? तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, मैंने कहा इसलिए 1 लाख है। ये जो मैंने अभी कहानी बताई कि अपनी फैमिली को और इधर उधर खर्चा वर्चा ये वो, तो सनी भाई ने कहा नहीं ये रेड अलर्ट है ना, बहुत बड़ा रेड अलर्ट है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा अभी क्या हो रहा है? मैंने कहा अभी ये हो रहा है, इस तरह से ये एजेंसी चल रही है, यहाँ से रेवेन्यू आता है, ये आता है, ये आता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी टीम को रिमोट करो, ठीक है, और फीमेल एम्प्लॉयज़ की तादाद को बढ़ाओ, लेकिन वो रिमोटली काम करें, ज़्यादा बेहतर ये है। और अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स का मसला है तो आप कराची या लाहौर या इस्लामाबाद मूव हो जाएं, या वहाँ से ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि आपको पता है कि हैदराबाद में मुझे बड़ा चैलेंज है एक इस चीज़ का। तो खैर उस पर भी मैंने काम किया
फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा सैलरी पे कभी भी नहीं जाना, परसेंटेज पे ही काम करो, क्योंकि सैलरी पे जाओगे तो उनको पता है कि फिक्स हमें अपनी सैलरी मिलेगी। वो 2 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे चाय पियेंगे, मजाक मस्ती करेंगे, चल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है मंथली हमें तो पैसे मिलने हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी तक उसमें गुड्स के बिजनेस में क्यों नहीं हो। मैंने कहा अभी घुसा हूँ मैं टिकटॉक शॉप में, कुछ महीने हो गए। तो यहाँ पे जब बात आई तो उन्होंने कहा कि देखो शायद तुमने कोर्स ट्रेनिंग्स भी दी। मैंने कहा जी दी। और तुमने सर्विसेज भी दी। मैंने कहा जी दी। अब गुड्स भी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कोई भी बिजनेस जो आपको मिलियनर तक ले जाएगा, 1 मिलियन तक ले जा सकता है कम अरसे में या कम एफर्ट्स पुट करने में। 3 किस्म के बिजनेसेस होते हैं, और बिजनेस जो है उसमें 2 चीजें होती हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है। नंबर 1 कि उस बिजनेस की शेल्फ लाइफ कितनी है। नंबर 2 उस बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी कितनी है, कि आप उसको कितना स्केल कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहा कि अब आप इसमें इन 2 पैरामीटर्स के अंदर पुट करते जाओ सारी चीजें। चलो भाई, सबसे पहले हम पुट करते हैं कोर्सेज को, कोर्स बिजनेस को, ट्रेनिंग्स को। तो उसकी ना तो शेल्फ लाइफ है, ना उसकी स्केलेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, फिर कहा कि आ जाते हैं सर्विस, दूसरी सर्विसेज का बिजनेस जो है उसकी तरफ। तो उसको अगेन इधर पुट करो, तो शेल्फ लाइफ तो है, बेशक शेल्फ लाइफ तो है, लेकिन स्केलेबिलिटी मुझे बताओ कितनी है। बहुत कम है। अगर आपको स्केल करना है तो आपको बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। मतलब उसको स्केल करना मुश्किल भी है, और वो इतना जल्दी स्केल नहीं हो सकती। स्केलेबिलिटी का इशू वहां पे भी मौजूद है। अच्छा, फिर कहा कि फिर आ जाते हैं गुड्स के बिजनेस में। अब गुड्स के बिजनेस को अगेन आप रखो तो शेल्फ लाइफ भी है, स्केलेबिलिटी भी है, लेकिन यहाँ पे फिर 3 डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। डीएस ना शेल्फ लाइफ है ना स्केलेबिलिटी है। बिल्कुल। होलसेल शेल्फ लाइफ भी है, स्केलेबिलिटी भी है, लेकिन मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। ठीक और है। रिस्क भी है। हाँ, फिर आ जाते हैं प्राइवेट लेबल। तो शेल्फ लाइफ भी है, स्केलेबिलिटी भी 100% है। ठीक है, ये बात मुझे समझ आई। फिर उनसे कुछ और मैंने क्वेश्चंस किए कि भाई चलो मैं यूएस अगर ना जाऊं तो ये 1 लाख का मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पैसा जो है ना, आपका पैसा इन्वेस्टर के पैसे से बनता है, अगर आप इस बात को समझो। तो फिर मुझे एक चीज क्लिक हुई। 2016 में मैं रिलायंस कारपोरेशन, एक कंपनी थी इस्लामाबाद में, मैं वहां पे काम करता था। तो हमारा जो बॉस था समीर अनवर बेग साहब, नून लीग के सेनेटर थे, अनवर बेग उनके बेटे। तो उनकी मंथली रेवेन्यू नहीं, मंथली इनकम जो थी उनकी कंपनी की, वो थी 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन से थोड़ा ही कम मंथली। उस टाइम तो ज्यादा थी। उस टाइम तो और ज्यादा थी। तो मैंने जब उनसे पूछा, मतलब हम काम किया ऑफ कोर्स 8-9 महीने 10 महीने, तो मुझे पता चला कि समीर साहब तो 1 रुपया अपना लगाते नहीं है। ठीक है, समीर साहब सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे को यूटिलाइज करते हैं, और डायरेक्ट पैसे को भी नहीं, इन्वेस्टर्स के पैसे से बनी हुई प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं। इन्वेस्टर बाहर ममालिक में बैठे हुए हैं, जिनकी जो यहाँ के अपना ऑफिस नहीं खोल सकते, ये उनको असिस्ट करता है पाकिस्तान में बैठ के, उनका वीए बना हुआ है एक हिसाब से। और वो पाकिस्तान के अंदर जितना भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़ी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो टेंडर्स आते हैं, उन टेंडर्स में घुस के और उनकी चीजें बिकवाता है। लाइक वो कार्ड काउंटिंग मशीन देता था नादरा HQ को, या हमारे पास ये जो NIC अभी चल रहा है स्मार्ट वाला, ये हमने ही दिया था, तब मैं वहीं था रिलायंस में। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया था, इसकी मशीनें हमने दी थी, कार्ड प्रिंटिंग मशीन है इस कार्ड की स्पेशली। तो वो इस तरह का काम करता। तो फिर मैंने उस चीज को भी मैंने क्लिक किया कि नहीं यार, समीर भी तो बना रहा था पैसे, और वो भी इन्वेस्टर के पैसे से बना रहा था। उसमें ये होता है कि पैसा जब आपका नहीं होता तो आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, और आपके पास ऑप्शंस भी काफी सारी होती हैं, स्पेशली जब आपने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, तो आपको पता है कि इन्वेस्टर कोई भी मेरे साथ कूदेगा। तो आपके पास एक ही टाइम पे बहुत सारा पैसा आ सकता है। जब एक ही टाइम पे बहुत सारा पैसा आएगा तो एक ही टाइम पे बहुत सारा पैसा यूटिलाइज होगा। एक ही टाइम पे बहुत सारा यूटिलाइज होगा तो एक ही टाइम पे बहुत सारा प्रॉफिट आएगा। जब बहुत सारा प्रॉफिट आता है तो 50-50, मेरे तो टर्म्स ही हैं इन्वेस्टर के साथ, 50-50 प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से। अब नेट प्रॉफिट में से लेट सपोज मैंने 10 इन्वेस्टर लिए, एक टाइटल वाले 1 मिलियन के। ठीक है।
और मेरे पास 10 रनिंग बिजनेसेस हैं, उन पे मैंने $1 लगा दिया, जिसमें मुझे 50% नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो $50,000 पर स्टोर मुझे बच रहे हैं। एक महीने में मैंने कितने बचाए? 5 लाख। 5 5 लाख लाख में से ढाई मेरे, ठीक है। कितने महीने में बनेगा मेरा मिलियन? 4 महीने में, 4 महीने में। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इन्वेस्टर के पैसे के साथ अपना भी 1 लाख मैंने यूटिलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक देखो, इसमें मेरे एफर्ट्स ज़रूर हैं, मैंने मेहनत की है पिछले 4 साल से, चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा है, अपनी रातें, दिन, खून, पसीना, सुकून, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, सब कुछ किया है। लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहता तब तक नहीं होता, फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो मतलब झटके से बना, मतलब आप समझते हैं ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बनना था, नहीं, झटके से बना, महीने डेढ़ में बना, ठीक है। तो मैंने अपना पैसा भी यूटिलाइज किया, उनका भी किया, इन्वेस्टर्स का पैसा भी यूटिलाइज किया। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैक्सिमम सेल्स विथ मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना किसी भी बिजनेस के अंदर। मैंने इन 2 चीज़ों पे काम किया, पैसा खुद बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो आई थिंक लोग शायद इस पे यकीन ना करें, यहाँ से मुझे 2 महीने लगे 1 लाख से 1 मिलियन तक, ठीक है। सही, सही। अब आगे आगे अब आगे तो इससे भी कम। हाँ, अब इट इज दैट इजी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके पीछे मेरे 4 साल हैं, हम्म, ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। बिल्कुल। तो खैर, अब आने के बाद क्या हुआ कि एक तो मैंने बताया ना आपको कि प्राउड मोमेंट तो था ही, लेकिन जो सबसे पहली चीज मेरे अंदर डेवलप हुई वो हुआ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। मैं बड़ा अब मैं बिल्कुल, ये देखो ना, अभी भी इधर कपड़ों पे निशान होंगे थोड़े बहुत, बच्चे छोटे हैं, नेकर में घूम रहा हूँ, या किसी, मुझे मुझे परवाह नहीं होती। मतलब मैं ये नहीं सोचता कि लोग मुझे देख के क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास क्या है, समझ रहे हैं। तो इसमें मेरा एग्जैक्टली। टाइम हो रहा तो और थोड़ा और बच जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस, दूसरा 2 चीज़ों पे जो असर हुआ, वो एक परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस, ठीक है, मेरी एजेंसी की परफॉर्मेंस, और दूसरा ग्रोथ। इन दोनों में भी बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा है। अब क्योंकि मुझे गेम समझ आ गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा यहाँ से बना है तो यहाँ से बनेगा, तो व्हाट आई वुड बी डूइंग नेक्स्ट, मुझे 10 बिजनेसेस, जो अभी करंट 10 हैं, वैसे 10 और खड़े करने हैं। 10 की जगह पे 20 हो जाएंगे, 20 पे फिर ये सारा लगाना है। आप क्या समझते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। बस अभी तो फिर मल्टी मिलियनेयर इंशाल्लाह अचीव वो भी इंशाल्लाह हो बस जाए। दुआ करें। तो अच्छा, जिस इसमें अब शायद देखिए, एक चीज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने आपको रिलीजियस बिलीफ्स की बात की थी, फैक्टर्स की बात की थी, वो बहुत इम्पेक्ट करते हैं, कोई माने या ना माने। मुझे काफ़ी मेरे वेल विशर्स हैं, कमेंट भी करते हैं कि शायद भाई हसद नज़र है, बिल्कुल है। मैंने घर वाली पोस्ट लगाई थी, उसके बाद मुझे मेरा मेरा बहुत सारे इश्यूज मुझे फेस करने पड़े। फिर मैंने $1 मिलियन वाली पोस्ट लगाई थी, तो उसके बाद मेरे वाइफ के दोनों अकाउंट मल्टीपल टाइम लॉगिन अटेम्प्ट हुआ उन पे। मरकरी के अकाउंट पे अटेम्प्ट हुआ लॉगिन, और उसकी वजह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो सस्पेंड हुए। मेरी अगेन मेरी वेबसाइट है कोई, अगेन क्या बोलते हैं उसको, मेरा फेसबुक मल्टीपल टाइम लॉगिन होने की कोशिश की गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, क्योंकि पब्लिकली एक बात आ गई, तो फिर परेशानी होती है, लेकिन उसका मेरे पास हल है, ठीक है, जो शरई है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि शायद भाई नज़र से बचना है तो जेब में नींबू डाल दो, ठीक है, नज़र नहीं लगेगी। मैंने कहा अच्छा। ये शिर्क है, ये शिर्क है, ठीक है, और अल्लाह को शिर्क बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, और आपको भी नहीं होगा, आप अपने शरीक हयात के साथ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। लाइट को, तो बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा उसके शायद बाद भाई, इस जी, चीज में जो आपने तो ये तो वो कर दिया, लेकिन उसमें फॉर एग्जांपल इफ समवन, आपने तो ये जो फैक्टर बता दिए बिल्कुल 100% एग्री कि किसी का टाइम आएगा, या किसी को 10 साल बाद अचीव हो जाएगा, किसी को 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मतलब गॉड के ऊपर भी है, मतलब रिलीजली जो आपने किया कि जिस टाइम उसने चाहा तो हमें दे दे, चाहे एक दिन में हो, एक महीने में, 4 साल में अचीव नहीं हो, लेकिन एक महीने में अचीव हो गया, 2 महीने में। लेकिन एक चीज है कि उसके साथ साथ जो
पैरेलल एक टिप्स है कि अगर कोई उस वे को इख्तियार करना चाहते हैं मीडियम में, तो क्या आप रिकमेंडेशन है? जो हमारी पॉडकास्ट से पहले भी बात चल रही थी, एक तो आपने मेंशन किया फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके अलावा क्या क्या है? मतलब जो एक तो सनी भाई वाली बात भी हो गई, शेल्फ लाइफ और ये सारी चीजें, उसके अलावा कुछ है इस तरह टिप्स मोटे मोटे कि आप अगर मेंशन करना चाहो? जी मैं आपको बताता हूँ ज़रूर, लेकिन मैं पहले ये चीज़ कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं कितने बंदे लाइव बैठे हैं, आई डोंट नो। आई थिंक 150 तक तो है हाँ, कंटिन्यूसली, तो और ये जो आप लोग लिसनर्स हैं सवाल ये भी कर लाज़मी सकते सुने, हो। हाँ, ये सुने, क्योंकि हमें सम टाइम पता नहीं होता जो अगला बंदा आपकी नज़र में कामयाब होता है या आपकी नज़र में आपको लगता है कि नहीं यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आपको नहीं पता होता कि उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? या उसके क्या बिलीफ्स हैं या वो किस तरह से सोचता है, चलता है, ताकि कई बार ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भी इस चीज़ पे अमल ना करते हों, लेकिन ये चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ ज़रूर, आपके इस पॉडकास्ट के उससे प्रोसेस से, ठीक है? तो एक तो है शरई, लीमू को तो छोड़ देना, नींबू को साइड पे रख दें। तो जो शरई शरई तरीका वो ये है कि आप गुस्ल करें, शरई गुस्ल जो है, ठीक है? लेकिन पानी में जो तरीका अपनाता हूँ कि आप वो बाल्टी पानी की लेता हूँ मैं और उसमें दोनों हाथ अपने डिप किए और देन आपने 7 बार दुरूद शरीफ, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार अलहम्दु शरीफ, 7 बार चारों कुल और लास्ट में फिर 7 बार दुरूद शरीफ, ये पढ़ के फिर उससे आपने गुस्ल कर देना है, ठीक है? ये 3 दिन आप करेंगे, आप पहले दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपका कोई ना कोई एक मसला हल हो जाएगा, लेकिन इस यकीन के साथ करेंगे तो। और मेरे साथ जब भी मसले आते हैं तो मैं एक बार ज़रूर ये करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो जाता हूँ। अब उसमें अच्छा ये तो हो गई एक बात, दूसरे जो अब उसमें बिलीफ्स हैं उसमें सबसे पहले ये कि आपने अल्लाह की खल्क को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है? अपनी कमाई का एक हिस्सा फिक्स जैसे ही आए आपने डेडिकेट कर दिया कि मंथली या मेरी हर जो या तो मंथली पे बांध लें या जो हर मेरी इनकम आएगी उसमें से 2%, 3%, 5% ये मैं अल्लाह के नाम पे दे दूंगा, ठीक है? ये वाली चीज़ तो किसी को भी कोई भी इस चीज़ से तो ना हटे, मतलब हर कोई ये किया करे, ये तो मतलब मस्ट है, मस्ट टू है। दूसरा ये कि काफ़ी सारी चीज़ों पे सोचते हैं, मैं उलमा इकराम से भी मिलता रहता हूँ, हर चीज़ पे फतवा लेता हूँ, कभी भी मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जिस्म के अंदर या मेरे वालदेन, मेरे फैमिली, मेरे बच्चों के पेट में हराम का एक ज़रा भी जाए, मैं इससे बहुत बचने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं हर चीज़ पे फतवा पहले लेता हूँ, फिर वो काम करता हूँ, ठीक है? जो मुझे जायज़ बताया जाता है कि हाँ भाई ये फतवा आती है तहरीरी कि ये फतवा आया है भाई ये जायज़, ये कर सकते हो, तो वो मैं करता हूँ। अब उसमें क्या है कि फिर क्योंकि उन उलमा से बैठता हूँ, बात भी करता हूँ और काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल दोस्त भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, 50 साल के भी हैं, 25 साल के, 35 साल के भी हैं, 40 के भी हैं, उनसे बैठ के बातें होती हैं। तो लास्ट टाइम हम एक अच्छी गैदरिंग में डिस्कशन हो रही थी कि अल्लाह की विरासत जो है वो उस अल्लाह की विरासत किस तरह होती है। मतलब इंसान तो बड़ा इक्वल बांटता है ना, जेडीसी वाला एग्जैक्टली। देगा तो सबको बराबर देगा, नवाज शरीफ बेनजीर इनकम सपोर्ट निकलेगी तो सबको 5-5 हज़ार मिलेंगे, लेकिन अल्लाह कभी किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा क्यों करता है, ऐसा ठीक क्यों है? करना है? और अब उस विरासत के पीछे जो मैं हमने उस दिन डिस्कस किया है, जो मैंने फिर फील किया, समझा कि अल्लाह की विरासत डिपेंड करती है आदमी की औकात पे, ठीक है? अल्लाह कहता है कि आपकी ये औकात है, ये लो, आपकी औकात नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अब वो औकात अल्लाह के आगे बनाने की कैसे बनाई जाए, उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपकी औकात को बालातर करते हैं दूसरों से कि उनको अल्लाह ज़्यादा देता है फिर। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपके हाथों डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होती है ना, मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि फ़िरौन बन के बैठ जाते हैं अपनी वेल्थ पे ना, तो उसका वो वाला सीन नहीं चलेगा। अगर आपके हाथों से मल्टीपल चूल्हे चलते हैं, आपके हाथों, आपके बिजनेस के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपकी कमाई के अंदर दूसरों का रिज्क भी शामिल है, तो अल्लाह उस रिज्क में बरकत देता है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि इधर से फिर दूसरी जगहों पे भी बटेगा और दयानतदारी और ईमानदारी के साथ बटेगा, ठीक है? दूसरा एक अल्लाह कहता है कि मैंने इसको इतना नवाजा है, ये मेरी जो बाकी कायनात में गरीबी है उस पे, दुनिया के अंदर गरीबी है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता है? अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो फिर अल्लाह आपको और देगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर आपने अपने अंदर आप लेके आए, जिसके अंदर ये दयानतदारी
जिसके अंदर ये अल्लाह के नाम पे देने वाली बात, और जिसके अंदर दूसरों के लिए कभी भी बेईमान नहीं होना, बुग़्ज़ नहीं रखना, ये वो सारी चीज़ें, वो अमल हैं जो अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह को जब ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं तो फिर अल्लाह आपको नवाज़ता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी, मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है, प्रैक्टिस भी किया है, और मैंने फिर इसके रिज़ल्ट्स भी देखे हैं। अब इन चीज़ों को चाहे तो कोई ना माने, इग्नोर कर दे, वो हर किसी का अपना-अपना हाँ, बिलीफ, पर्सनल है। हाँ, वो अपना पर्सनल है। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन आप कह सकते हैं कि ये मेरा है। थैंक यू यार फॉर शेयरिंग आपकी जो अच्छा आई थिंक हाँ ये तो शायद भाई चैरिटी हो गया, जो ऑनेस्टी हो गया, और तीसरी जो आपने पॉइंट मेंशन किया कि मतलब जो गॉड, मतलब जो अल्लाह के खल्क है, जो मखलूक है, उसको भी सर्व करना है। अगर आपको दिया हुआ है तो हो सकता है कि जो आपको एक ज्यादा हिस्सा दे रहे हैं तो वो उसका रिज़्क हो, उसको अल्लाह बांटना के हो। मखलूक में आपके फैमिली भी तो आती है ना, मतलब उनका भी हक आपने अदा करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बन जाऊं तो मैं बोलूं अब मेरे भाई गरीब है तो बाढ़ में जाएं, मैं तो जाऊं यूएस चला जाऊं, बाकी इनकी मर्जी है जो करें। इस तरह नहीं होगा, मतलब फिर आपको बिल्कुल। करना पड़ेगा। तो अब बाकी मोटे मोटे टिप्स आप पूछ रहे थे मुझसे, तो हाँ, जो टेक्निकल हाँ, टेक्निकल साइड पर देख ले, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, और बाकी भी मॉडल सिलेक्शन, टीम मैनेजमेंट, ये चीजें आती है, इसमें कंसिडर कर लेते हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं, मैं पहले सोचता था इसको, लेकिन देखो लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि पहला $1 लाख कैसे बनाए। हम्म। देखिए मैंने तो पहला $1 लाख एक ही स्किल से बनाया था। ठीक है, आप भी एक स्किल से बना सकते हो। उसके लिए आपको एक स्किल सीखना है, कंसिस्टेंट होना है। और लोग बोलते हैं कि नहीं पहले दिन से सेविंग करो, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। आप 1 साल खर्च करो खुद पे, अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करो, अपने इक्विपमेंट्स कंप्लीट करो, अपने आप को ईजी करो पहले। ठीक है, हम्म। और ईजी करते हो ना तो आपको दुनिया भी मोटिवेट करती है, और उससे आपको और मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मतलब आप नया मोबाइल लेके आएंगे, दोस्त बोलेंगे वाह यार कमाया, तो आपको और मोटिवेशन मिलेगी कि अब कुछ और लेके आऊं तो और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो उसके लिए फिर जी। आप काम करते हो। तो उसके लिए तो एक स्किल आपने सीखनी है, और उस पर फिर आपका अपना है कि आप किस तरह से उस पैसे को खर्च करते हो, कितना बचाते हो। और उसमें आपको सेविंग सेविंग के बगैर काम नहीं चलेगा। हम इस इंतजार में बैठेंगे किसी दिन छक्का लगेगा, पैसे बचेंगे तो फिर मैं इस तरह करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सेविंग करनी पड़ेगी शुरू में। तो सेविंग करने के बाद जो दूसरा मरहला आता है, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा पैसे से ज्यादा बनता है। हम्म। ठीक है, अब जब आपका पैसा कैश फ्लो आपके पास अच्छा खासा आ जाए, उस कैश फ्लो को जब आप उस कैश फ्लो के अंदर अपने पूरे पैसे को घुमाते हैं ना, तो हर चक्कर पे यूं निकलते जाते हैं दूसरे, जैसे नहीं वो मशीन होती है, एक लगाते हैं तो हम्म। पैसे निकल। तो कैश फ्लो के लिए आपको, मैं कैश फ्लो हर बिजनेस का अपना अपना होता है। ठीक है, आप जिस भी बिजनेस में घुस रहे हो उसमें कैश फ्लो से मुराद ये कि आपकी 30 दिन के लिए उस बिजनेस को चलाने की औकात हो। ठीक है, वो आपके पास पूरा हो। अब 30 दिन के बाद अगर आपके पैसे कुछ रिजर्व में चले जाते हैं, किसी पाइपलाइन में फंस जाते हैं, तो नेक्स्ट 15 दिन जो है उसके लिए भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे मौजूद हों। अगर आप इस चीज को कवर कर जाते हैं तो आई थिंक कि आप किसी भी बिजनेस में अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वो सनी भाई की अगेन बात यहाँ पे भी आ जाती है कि बिजनेस जो है, अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस हमेशा सेकंड मनी से होता है। ठीक है, और सेकंड मनी किसी से उधार ली भी ना हो। और अब अगर आपने खुद ने बनाई है तो आपको उसको डूबने का आपको खदशा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने में फिर इतना कमा लूंगा। मुझे पता है कि मैंने $8,000 डुबोए हैं, तो मुझे पता है कि 8,000 महीने में अगले महीने कमा लूंगा। तो इस चीज, अगर आप इस काबिल हैं कि आपके पास आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है हर मंथ, तो अगर फिर कुछ डूब भी जाता है तो परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, इस पूरे सालों के अंदर मैंने बहुत गलतियां भी की, मैंने बहुत पैसे भी डुबोए, लेकिन हाँ, एक चीज मेरे अंदर थी, जिगरा बहुत बड़ा किया, गिव अप रिस्क, नहीं की। टाइम रिस्क लिए मैंने। मतलब किसी भी चीज जो थोड़ी भी समझ आई ना, मैं उसमें घुस गया, फिर मेरे पैसे डूबे या चाहे नहीं डूबे। हमें अक्सर औकात डूबे हैं, लेकिन हर बार जब भी डूबे हैं तो मुझे एक नया लेसन मिला है। ठीक है, मैं कोई ऐसा ग्रेट माइंड नहीं हूँ कि एक ही बार लगा हूँ, और नहीं, मैंने डुबाया है, मैंने सीखा है। लेकिन मैंने कभी भी फिर पीछे नहीं हटा, रिस्क लेता रहा। उसके पीछे वजह ये थी कि बैक एंड पे मेरे पास मंथली इनकम का जरिया मौजूद था, कि मुझे पता था कि चलो ये डूब जाएंगे, चलो मैं 2 महीने में ये दोबारा कवर कर लूंगा। तो वो चीज़ बड़ी, उसने भी इम्पेक्ट किया, सपोर्ट किया मुझे। और फैमिली ने भी बड़ा सपोर्ट किया। मेरी वाइफ हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं टाइम नहीं दे पाता, फिर भी वो बोलते हैं इट्स ओके, चले आप अभी फोकस करें।
तो मल्टीपल चीजें होती हैं, कोई एक चीज नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि भाई मैं चंगेज खान और मैं नहीं, ऐसा नहीं होता है ऐसे। जी। अच्छा शायद भाई, ये तो हो गया हमारा मीडियम वाला डिस्कशन। इसके ऊपर एक चीज जो इसी टॉपिक, इसी के कनेक्टेड में एक क्वेश्चन को, व्हाट इज योर मतलब साइंस बिहाइंड डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन मेकिंग को, हम पाकिस्तान में मोस्टली डिस्कस नहीं करते। गोरों ने तो उसके ऊपर बुक्स लिखे हुए हैं और पॉडकास्ट। आपका क्या प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, चाहे वो हायरिंग है, चाहे वो फायरिंग है, चाहे वो क्लाइंट सिलेक्शन है, चाहे वो मॉडल सिलेक्शन है, कि मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, तो उसके हवाले से आपका क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड। मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग की भी एवोल्यूशन हुई है ना। पहले मैं डिसीजन लेता था इस तरह, मैं थोड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ ताकि सब सुने। मैं पहले डिसीजन लेता था, जो भी मैं उसमें ये सोचता था, ध्यान में रखता था कि ये डिसीजन मेरी फैमिली को, मतलब मेरे माँ बाप को तो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अच्छा नहीं करेगा, मैं डिसीजन ले लेता था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पे आएगी ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मतलब क्योंकि मैं तो खुद विलिंग हूँ ना, मैं तो खुद जा रहा हूँ उस खड्डे में, मुझे पता है कि इस खड्डे में मुझे जाना है, मुझे चोट भी, मैं तो मेंटली प्रिपेयर हूँ, तो अपने पे तो बंदा उठा ही लेता है। लेकिन फिर उसके बाद सनी भाई आए, उन्होंने डिसीजन के कुछ तरीके बताए, और फिर इसमें एवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता आती गई। अब मैं बड़ा डिसीजन कैलकुलेटेड लेता हूं, लेकिन उस डिसीजन लेने पे मुझे सपोर्ट करती है अपना पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। पीछे से जो भी मैं जो डिसीजन लूंगा वो कल से बेहतर होगा, क्योंकि पीछे की जो भी चीजें थी वो सारी की सारी उस डिसीजन में अब आ रही हैं। हाँ, आज भी मेरे डिसीजन में एक चीज जरूर होती है, इमोशन होता है मौजूद। इमोशन मेरे डिसीजन में आज भी मौजूद होता है। वो आप हायरिंग की बात कर लें, मैं अगर किसी भी बंदे की काबिलियत नहीं भी देखूंगा, मैं उसको हायर कर लूंगा, मुझे पता, मैं फिर ये सोचता हूँ कि मैं इसको काबिल बना दूंगा, ठीक है, तो मैं उस पर फिर काम करता हूँ, उसको टाइम देता हूँ, उसकी लॉयल्टी मुझसे जुड़ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि शायद भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो इमोशन मौजूद होता है जो मुझे मोटिवेट करता रहता है मुसलसल, ठीक है। अब जैसे मुझे किसी बिजनेस में घुसना है, और तो मैं उसके पीछे भी एक मोटिवेशन या एक इमोशन ये होता है कि भाई इससे मैं अपने वालिद या अपने वालिदा की या अपने बच्चों की या अपने भाइयों का या तो ये मसला हल कर सकता हूँ, या मैं इससे उनकी ये ख्वाहिश या ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। उससे ये कि मैं बूस्टेड रहता हूँ। अब जो डिसीजन मैंने लिया है, कैलकुलेटेड तो ऑलरेडी था, मुझे पता था कि इस फलां जगह पे पोटेंशियल इतनी है, और यहाँ पे अगर मैं अपना टाइम या पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इससे इतने मिलेंगे। लेकिन गिव अप करने मुझे जो चीज़ नहीं देती वो ये पीछे वाली चीज़ होती है, फिर मैं उस पर लगा रहता हूँ। अच्छा, अब लेकिन मैं 4 चीज़ें देखता हूँ। नंबर 1 कि एंट्री पॉइंट, जो डिसीजन आप ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसका एंट्री पॉइंट, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पोटेंशियल क्या है, ग्रोथ, उसमें कितनी पॉसिबल ग्रोथ कितनी है, पॉसिबल पोटेंशियल कितनी है, और पॉसिबल एग्जिट क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाके फंस जाऊं, नहीं, मुझे जीरो होना ही नहीं है, ये तो मैं ध्यान में रखता हूँ। लॉस आई विल बियर, जीरो होना नो, जैसे मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मुझे लॉस होता है, लेकिन मुझे वो भी ये मैं एवरेज निकाल लेता हूँ कि अगर मैं एग्जिट लूंगा तो किस पॉइंट पे मुझे एग्जिट लेना है, कितने लॉस के साथ। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगेन वो जो हमने पहले डिस्कस किया, कॉग्निटिव बियास वाली बात ना, काफी सारे लोगों ने, अब लेट्स सपोज, मैं आपको एग्जांपल, कोई माइंड नहीं करे, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कि हमारे जो ड्रॉप शिपर्स थे अमेजोन के, उन्होंने क्या किया कि ड्रॉप शिपिंग की खूब पैसा कमाया। जब उनके पास आ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये तो आता रहेगा, ठीक है, वो उड़ाते गए, ना सेविंग की, ना कोई प्लान बी बनाया, ना सी बनाया। क्या पता कईयों ने बनाया हो, जिन्होंने नहीं बनाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जब वो आना बंद हो गया, अमेजोन ने डीएस को बिल्कुल बैन कर दिया, अकाउंट बंद हो रहे हैं। अब जो उनके पास, जो बाकी जो थे, उनके पास जितनी सेविंग थी ना, उन्होंने क्या किया कि अब उनका राइट डिसीजन क्या होना चाहिए था, बंद हो गया, मूव ऑन, ये पैसे उठाओ कहीं और लगाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा एग्जैक्टली। नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि नहीं, इन पैसों से ओल्ड अकाउंट ले लो $8,000 का, उस पर डीएस करके देखो। हर, क्योंकि उनको लत, कॉग्निटिव बियास, उनको लगाव हो गया था और उनको लगता था कि हम कर सकते हैं। समटाइम आपका कॉन्फिडेंस आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाता है। तो
उन्होंने क्या किया कि जो बचा कुचा उनके पास पीछे पैसा था वो सारा भी उसी डीएस को करने के पीछे, या इस आस में अमेजोन की पॉलिसी सही हो जाएगी, डीएस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, या हम अमेजोन को मजीद बेवकूफ़ बना लेंगे, ये वाले तरीके से कर लेंगे, वो वाले तरीके से कर लेंगे। उसके पीछे उन्होंने क्या किया कि वो सारा का सारा पैसा भी अपना डुबो दिया। डुबो दिया। अब राइट डिसीजन क्या होना चाहिए था, एग्जिट कहाँ पे लेना है, ठीक है, ये उनकी कैलकुलेशन गलत थी, उन्होंने एग्जिट नहीं लिया। मैं बहुत अच्छे अपने क्लाइंट्स जानता हूँ, अपने वो मेरे किसी टाइम पे मेरे क्लाइंट थे, मेरे लिए वो बहुत बड़े क्लाइंट थे, क्योंकि वो मुझे एक एक प्रोजेक्ट के $1000-2000 पे कर देते थे बगैर पूछे। उधर से मसला हुआ, उधर से टक शायद के अकाउंट में पैसे आ गए। वो क्लाइंट आज मेरे इनबॉक्स में है, शायद भाई इज देयर एनी जॉब। अब जो बंदा लाखों डॉलर्स में खेल रहा था 2 साल पहले, आज वो जॉब ढूंढ रहा है। क्या किया उसने कि उसने वक्त के साथ खुद को मोल्ट नहीं किया, उसने कोई और स्किल नहीं सीखा, उसने प्लान बी सी नहीं बनाया, उसके पास पैसे भी अब नहीं रहे। अब ना तो वो डिप्रेस इतना हो गया कि वो नया स्किल पे नहीं जा सकता, अब वो हाथ उसने गिव अप कर दिया और वो बोलता है बस मुझे जॉब मिल जाए, मेरा घर का खर्चा चलता है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट, पोटेंशियल, ग्रोथ की पोटेंशियल और एग्जिट, ये 3 चीजें मुझे जहां नजर आती हैं और इन पे मैं अच्छी खासी रिसर्च करता हूं, और उस रिसर्च में मुझे अपना पास्ट का एक्सपीरियंस सपोर्ट करता है, उसके बाद मैं डिसीजन ले लेता हूं। ठीक है, एक बार मैं डिसीजन ले लिया, उस पर मैं अपना फुल जोर लगाता हूं, फुल जोर से मुराद के फुल जोर। और अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर मुझे 5% भी मिलते हैं तो मुझे डायरेक्शन पता अपनी चल जाती है। अगर मुझे 0% रिजल्ट मिलता है तो मैं इस आस के साथ नहीं चलता कि नहीं मेरी सोच सही है, आगे आएगा। नो, लीव, मूव ऑन, आगे बढ़ो, इस कॉग्निटिव बियास को खत्म करो, अपना टाइम कीमती है, उसको सही जगह पे यूटिलाइज करो, इससे पहले कि आप यहां से फारुग हो जाएं। जब पैसे खत्म हो जाएंगे, जब दूसरों को पैसा बनाते हुए देखेंगे, अब यहां से फारुग हो जाएंगे जब आप नहीं बनाएंगे। और जिसने ऑलरेडी अयाशी वाली जिंदगी जी हुई हो, एम्प्लॉइज, गाड़ियां, फेम, ये वो, पैसा, डॉलर सब खत्म हो जाता है, फिर बंदा इधर से फारिग। ठीक है जी। टोटली एग्री शायद भाई। जो ड्रॉप शिपिंग की आपने बात की, मैंने रिलेट भी की उसके साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, लेकिन हमने ये किया कि डिसीजन लिया और एग्जिट लिया और नए स्किल के ऊपर उसी टाइम लग गए। ये नहीं किया कि जो अमेजॉन इंश्योरेंस पॉइंट आया हुआ है 250 पॉइंट से फिर ड्रॉप शिपिंग कर सकते, ये हमने नहीं किया। अच्छा शायद भाई, वो तो सारी चीज़ हो गई। अब आप लोग बहुत से इंतजार करें तो टिकटॉक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोग सवाल भी साथ साथ पूछ सकते हैं। अच्छा शायद भाई, टिकटॉक का क्या मतलब क्या सीन है आजकल? मतलब बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत ग्रुपों में, मतलब अपवर्क पर बड़ा हुआ पर जॉब्स आ रहे हैं, फुल चीजें हो रही है, मैं देख रहा हूँ। और लोग सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, कोई क्या मॉडल बता रहे हैं, कोई कह रहा है आईपी का मसला है या अकाउंट्स के हवाले से, बहुत सारे मसले हैं, सबको डिस्कस करना है। तो आजकल टिकटॉक की क्या सिनेरो है, थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू दे दो कि जो आपने एक तो कोर्स में बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपने मुझे बिहाइंड द सीन भी बता दिया कि उसको भी अपडेट करना है, तो फिर उसके बाद हंटिंग पर भी आ जाएंगे, सोर्सिंग के ऊपर भी आ जाएंगे, एफिलिएट के ऊपर भी आ जाएंगे। और थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दो कि नया अभी क्या चाहिए, कि डेली बेसिस पर जब भी मैं टिकटॉक शॉप ओपन कर देता हूँ तो वहाँ नोटिफिकेशन टेब में 20 नोटिफिकेशन, 30 नए अपडेट आए होती है, तो उसका क्या सीन है? जी, बिल्कुल। अब पहले तो सबसे पहले ये आप वाली बात को मैं सेकंड करूंगा कि मेरा जो कोर्स था यूट्यूब पे वो 1.0 कह लें उसको, वो बिल्कुल बिगिनर लेवल का कोर्स है कि आपको अगर प्रॉपरली किसी प्लेटफॉर्म के इंटरफेस को समझना है, वहाँ पे सेलिंग किस तरह हो रही है, कौन सी बिजनेस मॉडल से, तब वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्योंकि मार्केट बिल्कुल न्यू थी तो उसको इमर्ज होने में इतना टाइम भी नहीं लगा है, बहुत फास्ट उसने ग्रो किया। उसकी वजह ये कि 20 साल से ऑलरेडी अमेजोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिनस्ट्रेट वगैरह पे वॉलमार्ट बिजनेस होता रहा है, तो उनको ग्रो होने में टाइम लगा था। लेकिन टिकटॉक के पास ऑलरेडी केस स्टडीज मौजूद थी, तो उसको ग्रो होते इतना टाइम नहीं लगा, नंबर वन। दूसरा ये कि सेलर्स क्योंकि ऑलरेडी, जैसे आप 4 साल से, मैं 4 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर रहा है, तो वो फौरन कूद पड़ा है टिकटॉक पे, इसलिए इसकी ग्रोथ जल्दी हुई है, ग्रोथ जल्दी हुई है। इश्यूज जल्दी आए तो टिकटॉक ने अपनी पॉलिसीज भी जल्दी जल्दी अपडेट की हैं।
और वक्त के साथ काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। हम शुरू में टेस्ट की तरफ जाते थे, प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, वो वाला सिनेरियो खत्म हो गया। एफिलिएट से पहले बहुत सेल आती थी, अब नहीं आती, ये वाली चीज चेंज हो गई है। सर्च बेस्ड कस्टमर मौजूद नहीं था जो प्रोडक्ट को आके सर्च करे और परचेज करे, वो अब 40 to 50% काफी सारी कैटेगरीज के अंदर वो कस्टमर आ गया हुआ है, जैसे अमेजोन पे है। अब जब सर्च बेस्ड कस्टमर आता है तो फिर एसईओ आ जाता है, फिर जब एसईओ आता है तो फिर एड्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब अभी करंट माजरा स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो आप पाकिस्तानियों के पास, हम पाकिस्तानियों के पास क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आपको कोई बेवकूफ बनाता है कि छोड़ दो, शायद तो झूठ बोल रहा है, इसको क्या पता है, हमने तो ये कर लिया है, नहीं मानोगे मेरी बात, नहीं मानो, जाके टेस्ट एंड ट्राई करो, अपनी मर्जी करो। लेकिन जो लुबे लुबाब सीधी बात, नो बकवास, आपका अकाउंट पाकिस्तान से, पाकिस्तानी एलएलसी से नहीं बनेगा, फुल स्टॉप। बिल्कुल ठीक है। एसएसएन ऑनर जो होगा उसी के नाम की एलएलसी हो, यूएसआईपी से रिमोटली आप अकाउंट बनाए, उसको पहले रीवेरिफिकेशन उस पर भी आएगी, वो करवाएं, 2 दिन छोड़ दें, उसके बाद आपने कुछ एक्टिविटीज करनी है, फिर छोड़ देना है, फिर एक प्रोडक्ट आपने सिर्फ लिस्ट करनी है, फिर 1-2 दिन छोड़ना है, उसके बाद आपने चाइल्ड यूजर ऐड करना है। इस पूरे प्रोसेस में 8-9 दिन लग जाएंगे। इसके बाद अगर आपका चाइल्ड यूजर आपका अकाउंट जो है वो मैनेज करता है, मतलब आप खुद ही करोगे डेफिनेटली पाकिस्तान से, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज आपको इश्यूज आएंगे। नंबर 2, अभी टिकटॉक अगेन रीवेरिफिकेशन कर रहा है रनिंग अकाउंट्स पे भी, जो पुराने अकाउंट्स हैं। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो आपसे लाइव सेल्फीज वगैरह मांग रहा है। जैसे मेरा एक रनिंग स्टोर है, उसको 8-9 महीने हो गए, लेकिन उस पर रीवेरिफिकेशन दोबारा आई है। तो जिनके पास परचेज अकाउंट थे वो भी इस मामले में खत्म हो जाएंगे, इनकी रीवेरिफिकेशन नहीं होगी, 7 दिन बाद अकाउंट बंद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम स्मूथली बिजनेस करें बगैर किसी मसले के, मसाइल के, तो फिर या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें यूएस के अंदर, ठीक है, या आप यूएस के किसी क्लाइंट के साथ काम करें अच्छी परसेंटेज पे, अच्छे एग्रीमेंट टर्म्स के साथ, या फिर आपका कोई दोस्त रिलेटिव है तो उससे आप एलएलसी और एसएसएन दोनों लें और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हाट यू हैव करंटली टू स्टार्ट सेलिंग ऑन टिकटॉक शॉप। अब आ जाते हैं सेल्स पे। मैंने मॉडल्स और सेल्स पे, मॉडल्स और सेल्स पे कुछ लोगों ने पोस्ट लगाई थी कि आप ये गलत तरीके बताते हैं, लोगों को कमाने के गलत तरीके बताते हैं कि एडसी में पाकिस्तान से अकाउंट इस तरह बनाओ, फला जगह पे पाकिस्तान से अकाउंट इस तरह बनाओ, ये नहीं किया करो। तो मैं कुछ भी गलत नहीं सिखाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। तो अगर आपका पार्टनर यूएस में है और वो एग्री है, वो कहता है कि भाई ठीक है, आप मेरे एसएसएन पे एलएलसी पे अकाउंट बना लो, आप रन करो, प्रॉफिट में तो थोड़ा हिस्सा मुझे दो, बाकी आप रखो, दिस इज टोटली लेजिटिमेट। ठीक है, तो इसमें कोई गलत तरीका नहीं है, कोई गलत नहीं है। पहले हमने जब अकाउंट बनाया पाकिस्तानी एलएलसी थी, ओनर हमारा दोस्त था एसएसएन का, हमने तब भी सही तरह ही काम किया। तो अब बिजनेस मॉडल्स और सेल्स, मैंने पहले बताया था कि आप व्हाइट लेबल कर सकते हैं, पहले डीएस करें, अपना टेस्ट करें प्रोडक्ट्स को, फिर व्हाइट लेबल करें। अब हर किसी के मुंह पे यही बातें हैं, हर कोई अपनी करके बताता है कि व्हाइट लेबल करें और टेस्ट करें, टेस्टिंग करें, ये वो। क्रेडिट कोई देना नहीं चाहता, खासतौर पे पंजाब से मैं बड़ा रुस्वा हूँ इस मामले में। वो रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करने में शायद उनको वो थोड़ा कतराते हैं। ठीक है, तो अब व्हाइट लेबल मैंने एक पोस्ट लगाई थी, मैं अभी तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको रीशेयर अपनी वॉल पे कर दूंगा, जो देखने वाले हैं वो एक बार पढ़ सकते हैं। पोस्ट नहीं थी बल्कि एक वीडियो थी, ठीक है, यूट्यूब पे भी लगाई थी मैंने, जिसमें मैंने बिहेवियर बताया था कि एफिलिएट्स का बिहेवियर कुछ महीनों बाद कैसे चेंज हो जाना है। ठीक है, और आपकी सेल्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक पूरी वीडियो क्लिप बनाई भी थी मैंने। और उस वक्त उसको किसी ने गौर नहीं दिया था। ठीक है, किसी ने उस चीज को लाइट सा ले लिया कि बस एवं ही कोई बोंगी मारी है, शायद भाई ने एवं बकवास कर दिया, हमें क्या जरूरत है उसको सुनने की। लेकिन मैंने बड़ी अच्छी वैलिड पॉइंट्स बताई थी। अब क्योंकि आपका बिजनेस है टिकटॉक शॉप का अकाउंट, एफिलिएट्स का बिजनेस है टिकटॉक का अपना अकाउंट, जिसपे वो एफिलिएट भी करते हैं, क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा भी करते हैं, ये उनका बिजनेस लैंडिंग पेज है।
अगर उसने आपको प्रमोट किया और आप गलत बंदे निकले, आपने रॉन्ग प्रोडक्ट्स भेजी, डिफेक्टिव भेजे, रिटर्न रिफंड ज्यादा आए, तो इस सूरत में टिकटॉक आपकी रीच को मार देता है एज ए एफिलिएट कि आपने गलत बंदे को क्यों प्रमोट किया, ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया। ठीक है ना। अब वो सारे मरले एफिलिएट्स के साथ हो गए यूएस में, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 1 साल पूरा होने वाला है टिकटॉक को यूएस के अंदर। तो अब एफिलिएट हर किसी के साथ काम ही नहीं करते, खास तौर पे न्यू सेलर्स के साथ वो काम नहीं करते। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा उनको अपफ्रंट कमीशन ना दो। ठीक है, $1000 $1500 अपफ्रंट कमीशन दो कि ये अपफ्रंट है और पर ऑर्डर आपको ये कमीशन देंगे। ठीक है, वो भी बड़े ढूंढने के बाद आपको मिलते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके साथ काम नहीं करते। पुराने सेलर्स के साथ वो बड़ा खुश होकर काम करते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी एजेंसी को हायर करें, एफिलिएट एजेंसी को हायर करें। जो एफिलिएट एजेंसी जिसके पास ऑलरेडी हाथ में क्रिएटर्स हों, वो एफिलिएट एजेंसी उनको खुद सारे क्रिएटर्स को सैंपल भेजे और उनसे वो वीडियोस बनवाएं, क्योंकि उसमें जिम्मेदार एफिलिएट एजेंसी होती है, क्रिएटर्स नहीं होते हैं, और उसमें ड्यू डिलिजेंस वो चेक करते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। बाकी अभी भी मैं एक बात रिपीट करूंगा, लाइव सेशन में पिछले में भी की थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कॉन्सिस्टेंट सेल आए, और अच्छी सेल आए और ऑर्गेनिक सेल आए, तो किसी भी अकाउंट पे एक कैटेगरी में घुसें। अमेज़न की डीएस की तरह नहीं कि दुनिया की जो प्रोडक्ट मिल रही है बैठ के लगा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो सेल आ जाएगी भाई, नहीं आएगी भाई। किसी एक कैटेगरी में घुसें, किसी भी एक कैटेगरी में, और उस एक कैटेगरी की मिनिमम 5 लिस्टिंग्स करें, 5 से कम नहीं करें, नहीं आएगी सेल। और मैक्सिमम 20 लिस्टिंग्स करें, 20 से ज्यादा नहीं करें, फुल स्टॉप नहीं करें। ये चीजें आपको नहीं समझ आए, नहीं आए, आपकी मर्जी है। अब इनका इम्पैक्ट आपको आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, जब आप कर देंगे और उनको छोड़ देंगे। लेट सपोज आपने 20 लिस्टिंग्स की, अच्छी रिसर्च करके, अच्छी खासी प्रोडक्ट रिसर्च करके। ठीक है, आपने 20 लिस्टिंग्स की, अब उनको डिलीट नहीं मारना है। जो लिस्टिंग्स आपने की हैं उनको डिलीट नहीं मारना है। आपकी एक प्रोडक्ट जो आपने आज लिस्ट की है वो 2 महीने बाद उठेगी। ठीक है, 2 महीने बाद टिकटॉक आपको मौका देगा, महीने बाद देगा, हफ्ते बाद देगा, लेकिन मैं एक आपको बात कर रहा हूँ कि 2 महीने बाद आपको मौका देगा। जब मौका मिलेगा ना आपको, उसके बाद मौके पे चौका आपने मारना है। चौका कैसे मारना है? बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट फुलफिलमेंट, लॉजिस्टिक्स, टाइम पे डिलीवरी, टाइम पे शिपमेंट, टाइम पे सब कुछ। ठीक है, तो और अच्छी प्रोडक्ट होगी, रेप्लिका नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। आप देखना, अगर आप 100 ऑर्डर इस तरह से प्रोसेस करते हैं जिनमें आपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस दी, मैसेजेस का टाइम पर रिप्लाई किया, नेगेटिव रिव्यू नहीं आए क्योंकि प्रोडक्ट आपकी अच्छी थी, और लॉजिस्टिक्स टाइम पर डिलीवर हो गया। अगर आप 100 ऑर्डर आपने इस तरह डिलीवर कर दिए, आप यकीन जाने कि उस प्रोडक्ट, वो वाली लिस्टिंग जो है आपकी पीछे नहीं बैठेगी अब। और उस लिस्टिंग की वजह से आपकी शॉप को ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स मिलेंगे, और उन विजिटर्स की वजह से आपकी शॉप पे बाकी प्रोडक्ट सेल होंगी। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट क्यों सेल होंगी? क्योंकि वो सेम कैटेगरी की हैं। एक ब्यूटी कॉन्शियस है लेडी, वो आती है आपसे लिपस्टिक लेने, तो वो मस्कारा लाजमी लेगी, क्योंकि आपकी कैटेगरी सेम है। वो शॉप पे आएगी तो वो परफ्यूम भी ले लेगी, मस्कारा भी ले लेगी। तो इससे आपके पास दूसरी, अच्छा, अब टिकटॉक पे वो 2-3 फैक्टर्स हैं। एक आपके पास है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर, सेल्स। जितनी ज्यादा सेल्स उतनी ज्यादा शॉप रैंकिंग, उतना ज्यादा एक्सपोजर, उतनी ज्यादा ग्रोथ। सेल्स के बाद दूसरा फैक्टर है रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद आपका जो तीसरा फैक्टर है आपकी शॉप को मेंटेन रखने का, वो है शॉप एक्सपीरियंस, पोस्ट परचेज कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसके अंदर आपका कंप्लेंट्स, नेगेटिव रिव्यूज, जिसमें आपका एलडीआर, जिसमें आपका कैंसिलेशन रेट, ये सारी चीजें बहुत आपको वो करती हैं। तो अब अगर आपने शॉप एक्सपीरियंस, मैंने कहा 100 ऑर्डर आपने अच्छे किए, अब आपकी शॉप की रैंकिंग होगी, तो टिकटॉक क्या करता है कि आपकी जो बकाया प्रोडक्ट्स है ना, क्योंकि टिकटॉक कहता है ये सेलर तो बड़ा अच्छा है, मतलब इसकी कस्टमर भी इससे खुश हैं, टाइमली डिलीवर भी कर रहा है, और रिपीटेटिव कस्टमर इसके पास आ रहे हैं। वो क्या कहता है कि आपकी जो दूसरी लिस्टिंग्स हैं उनको उनके कीवर्ड्स पे रैंक करके लोगों को दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि टिकटॉक को पता है कि आप अच्छे सेलर हैं। ठीक है, तो आपकी दूसरी
प्रोडक्ट्स को इंप्रेशन मिलता है और दूसरी प्रोडक्ट्स को आपको सेल मिलती है। अब अभी तक जो सिनेरियो था उसमें आपकी प्रोडक्ट मुजीब की प्राइस सेम प्रोडक्ट की 20 है, शाहिद की प्राइस सेम प्रोडक्ट की 30 है, दोनों को ऑर्डर आ रहे थे। लेकिन ये याद रखना कि 1 अप्रैल के बाद ऐसा नहीं होगा। ये याद रखना कि 1 जुलाई के बाद अगर आप न्यू सेलर होके एंटर होंगे आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्या अमेजोन की तरह वो भी प्राइसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं? बड़ी जबरदस्त प्राइस कंपटीशन होगा। 2 वजहें हैं। नंबर 1 कि टिकटॉक रेफरल फी बढ़ा रहा है। ठीक है, 2% से 6% पे अप्रैल पे लेके जाएगा और जुलाई में 8% पे। 8% प्लस उसकी जो फिक्स है वो अलग। 1 अप्रैल के बाद सब्सिडीज और जुलाई के बाद बिल्कुल सब्सिडियां खत्म कर देगा। ऑर्डर सब्सिडी थी टिकटॉक की तरफ से, कूपन्स कस्टमर्स को दे रहा था। अब आपकी प्रोडक्ट दिख रही, प्राइस लिस्ट है $30 की, कस्टमर को अगर 4 की पड़ रही है तो वो उसको क्या जाता है, तो वो वो तो ले रहा खरीदेगा। था। अब सब्सिडी खत्म हो गई। तीसरा जो था वो शिपिंग फी सब्सिडी जो दे रहा था, जिसकी वजह से आप अपनी शिपिंग रख तो रहे थे, लेकिन क्योंकि टिकटॉक फ्री शिपिंग दे रहा था कस्टमर्स को अपनी तरफ से, वो भी खत्म होगी। अब जब कस्टमर आगे चेकआउट करेगा 20 की प्रोडक्ट है, $6 शिपिंग है, टोटल अमाउंट जब आएगा टैक्स समेत तो बोलेगा ये तो महंगा है, वो आपसे नहीं लेगा फिर, क्योंकि कस्टमर की जेब से जब पैसे निकलेंगे ना, कूपन्स खत्म होंगे, तो आप यकीन करें कि कस्टमर का डिसीजन चेंज होगा। बिल्कुल। कस्टमर उसी की प्रायोरिटी देगा जिसकी प्राइस कम होगी। तो जुलाई के बाद अब तब तक अगर सेलर्स, जुलाई तक दूसरे सेलर्स भी आ जाएंगे, सर्टेन प्रोडक्ट पे आप जाके लिस्ट करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, उस दिन भी कहा था कि जितने भी बंदे आप सुन रहे हैं, जुलाई से पहले अपने स्टोर सेट कर लें, जुलाई से पहले अपने स्टोर्स को रैंक कर लें, जुलाई से पहले अपने स्टोर पे रिव्यूज लेके आ जाएं, ताकि आपका वो स्टोर कंसिस्टेंटली सेल करता रहे, आपकी सेल्स को इफेक्ट, क्योंकि जब आप बड़े सेलर हो गए, आपके पास रिव्यूज हो गए, आपकी अच्छी खासी सेल्स आई हुई है, तो फिर भी कस्टमर आपकी कंसीडर करता है आपकी प्रोडक्ट को, भले आपकी प्रोडक्ट हाई प्राइस क्यों ना हो। ठीक है, न्यू सेलर से ज्यादा वो प्रेफर करेगा कि $5 ज्यादा भरूं, लेकिन ये बंदा अच्छा है, इससे दूसरों ने भी लिया, मैं इससे ले लेता हूँ। अब बात क्या कर रहे थे हम? हाँ, अब ये जब रेफरल फीस और जब सब्सिडी खत्म होगी तो उसके बाद प्राइस। अब और दूसरी चीज जो बढ़ती जा रही है वो है सर्च बेस्ड कस्टमर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले ऑप्टिमाइजेशन नहीं थी, अब ऑप्टिमाइजेशन है। कुछ प्रोडक्ट्स के हम खुद कीवर्ड लेके आए, मतलब पहली लिस्टिंग ही टिकटॉक पे मैंने की, मैंने एफिलिएट्स के थ्रू उसी कीवर्ड से उसको मशहूर किया। अब लोग जो भी सर्च करते हैं उसी कीवर्ड से करते हैं। अब उस कीवर्ड का तो बादशाह ही मैं हूँ, डे वन से ही मेरे पास उससे सबसे ज्यादा उसके पास वो है इम्प्रेशंस और क्लिक्स हैं, तो वो मुझसे कोई आगे नहीं निकल सकता। लेकिन अब जब मल्टीपल सेलर्स आएंगे तो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है डे वन से। अभी अमेजोन पे जो चीज बैन है, टिकटॉक पे अभी तक वो नहीं है। ये एक गलत चीज है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अल्लाह मुझे माफ करे। जो अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स है ना, वो आप अभी भी डाल सकते हैं टिकटॉक, भले इररिलेवेंट क्यों ना हो, बस इतना कहूंगा। ठीक है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किया आपने, अपना एक कैटेगरी के अंदर सेल करना शुरू किया, 5 से 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए इसके बीच में आपने रखी, और कोशिश ये की। अच्छा, एफिलिएट्स के थ्रू तो आपको नहीं आएगी ना सेल, मतलब नया स्टोर आपने बनाया तो आपको नहीं आएगी, आप कितने भी एफिलिएट्स को बेच दो। मैंने कहा ना, या तो अच्छे क्रिएटर के साथ जाओ, उसको 1000-1500 आपसे अपफ्रंट लेगा। अब ये हम उस केस में कर सकते हैं जब हमारे पास, हम अपना पीएल लॉन्च कर रहे हो, हमारे पास पीछे अच्छी बजट हो, तो चलो हम इतना खर्चा कर भी लें, समझ रहे हैं। आप होलसेल या डीएस कर रहे हैं, नया बंदा है, बिल्कुल डीएस तो करें ही नहीं। ठीक है, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। जिगरा है, पैसा फंसा सकते हैं, डुबो सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, करें। ठीक है, तो उस सूरत में तो आपको ये सूट करता है। अदरवाइज आपको फिलहाल ऑर्गेनिक सेल लेनी चाहिए। अब ऑर्गेनिक सेल लेने के ये कुछ तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, कि सेल कैसे लानी है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड से रिलेवेंट लगा सकते हैं, और फिलहाल फायदे 2 हैं, सब्सिडी का, सॉरी, रेफरल फीस कम है, सब्सिडी टिकटॉक दे रहा है। ये दो बेनिफिट्स भी आपको जुलाई से पहले तक हैं, इनका फायदा उठाएं और जी बिस्मिल्लाह करें। ठीक है जी, सही सही। नेक्स्ट।
अच्छा शाहिद भाई, ये तो आपने बता दिया जो ऑर्गेनिक रैंकिंग के हवाले से है। एक बड़ा जो प्रॉब्लम आता है या कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था, वो ये है कि जो सोर्सिंग है, क्योंकि लोकली सोर्सिंग कुछ लोग कहते हैं नहीं मिल रही, लोकली महंगा है, और मसले आते हैं चाइना से है टाइम लगता है, टीमू से भी कह रहे हैं महंगा है, लोग कह रहे हैं अलीबाबा से बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए आप क्या रिकमेंडेशन है और आपकी क्या अप्रोच है सोर्सिंग को लेकर, और कितनी यूनिट ऑर्डर करना चाहिए स्टार्ट में इस वाले प्रोसेस में? क्योंकि अमेजोन में तो फिर भी हमारे पास डेटा है, उसको हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके से नहीं है। तो फॉर इसको प्राइवेट लेवल प्राइवेट लेबल के लिए या होलसेल के लिए, दोनों में से जो भी, देखिए, जो मतलब दोनों में थोड़ा सा। होलसेल के लिए आप यूएस के बायर कैसे सोर्स कर सकते हैं मेरे भाई? हाँ ये तो है, यूएस की नहीं, ये तो वो वाला होलसेल के। काम होगा ना जो चल पड़ा था, वेयर हाउस से परचेज करना रेप्लिका, और ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए कर रहे थे, ये तो वो वाला सिलसिला, ये तो मुझे सिखाना ही नहीं है। ये ये तो नहीं, मुझे ये तो गलत है। लेकिन होलसेल के लिए ये कौन, दो किस्म के होलसेल, एक जो आपके होलसेल ऑलरेडी आपके किसी होलसेल वाले के साथ अकाउंट चला दिया, उससे अप्रूवल लेकर आप भी बेच रहे हो, दो तीन लोग और भी बेच रहे हैं, तो उसके लिए तो उसकी क्यों होगी, वो तो मतलब वो तो उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं व्हाइट पीएल लेबल की, की। प्राइवेट हाँ लेवल ये। की, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि टिकटॉक पे प्राइवेट लेवल करने के लिए अगर आप न्यू हैं, एक तो पुराना सेलर है, अमेजोन पे ऑलरेडी सेल कर रहा है, उसके पास सिस्टम बना होता है, उसके पास स्टॉक में इन्वेंट्री होती है, उसके पास उस इन्वेंट्री को स्टोर करने का जिगरा होता है, ठीक है, उसको पता है कि टिकटॉक पे ना बिकेगा तो अमेजोन पे मेरा निकल रहा है, वगैरह वगैरह, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप न्यू सेलर्स हैं तो आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि अगर आप चाइना से सोर्स करते हैं, आप बोलते हैं कि यार मेरा नया नया पीएलए चले, पता नहीं चले, ठीक है, हम क्योंकि अभी भी मुझे भी पीएल का इतना कोई ठोस एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बोलूं ये इतना मंगवा लो, ऐसी वाली बात अभी मुझ में नहीं आई है कि मैं आपको बोलूं। तो अब 200-300 यूनिट आपने मंगवाए, टिकटॉक अमेजोन वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे आपने किसी एफिलिएट को दिया, उसकी वीडियो वायरल हुई, आपके 300 यूनिट तो एक या आधे दिन में खत्म हो जाएंगे। हम्म। अब आपको आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो आपकी शॉप डी रैंक हो जाएगा। अब शॉप डी रैंक आउट ऑफ स्टॉक तो आपको होना ही पड़ेगा, ऊपर से उस क्रिएटर की वीडियो जो बढ़ती जा रही है वो आपकी ज़ाया हो गई। अगर आपको, चलो आप वो ऑर्डर ले भी लो, भाई नहीं ऑर्डर आने दो, मैं इन्वेंट्री ऑर्डर कर देता हूँ, पहुंच जाएगी, कितने दिनों में पहुंचेगी? यूएस वाले से तो आपको पहुंच जाएगी 3 दिन में, 4 दिन में, हम्म। ठीक है ना, हफ्ते में थोड़ा लेट डिस्पैच लगेगा लेकिन माल आ जाएगा। तो अगर आपको इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अभी प्रॉपरली मैनेज करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूएस के सप्लायर के साथ जाएं, ठीक है, इनिशियली या फिर एक सेकंड दीजिएगा। ये श्योर, आप लोग सवाल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लास्ट में आप लोगों के सवालात जो है ना वो इंशाल्लाह आई विल बी आस्क फ्रॉम शाहिद भाई, टिकटॉक के हवाले से या कोई भी सवाल है तो। और दूसरी बात, ये कंजूस भी बहुत, वो सारे लोग रिएक्ट भी नहीं करते। खैर हो गई ना, मत करो, सीखने आए, हमने भी सीखना है, आप लोगों ने भी सीखना है। जी, तो सोर्सिंग के हवाले से मेरी अभी तक यही है कि आप यूएस से सोर्स करें और उन्हीं कैटेगरीज के अंदर सोर्स करें जहां से आपके पास, यूएस में आपके पास अच्छे सप्लायर्स की लाइन मौजूद है, तो आप वहीं से स्टार्ट करें। या तो फिर आप अगर चाइना से ही सोर्सिंग करना चाहते हैं तो फिर आप अच्छा अमाउंट मंगवाएं, ठीक है, अच्छे गुड नंबर ऑफ इन्वेंट्री, आप 5,000-6,000 यूनिट तक लेके जाएं उसको, 5,000 6,000 नहीं तो 3,000 मिनिमम आप अपने पास मंगवाएं, और जैसे ही आपकी सेल स्टार्ट होती है तो आप उसी दिन आपने ऑर्डर कर देना है नेक्स्ट इन्वेंट्री का, तो फिर तो आप कुछ मैनेज कर सकेंगे, अदरवाइज यू विल लूज, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर्च बेस कस्टमर बढ़ रहा है, आपकी लिस्टिंग की दोबारा रैंकिंग होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी अगर उस कीवर्ड पे दूसरा कोई सेलर बैठ गया तो, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सेलर ऐसा तो नहीं है कि आप कोई चांस से दूसरी प्रोडक्ट लेके आएंगे, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में से ही कोई प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल करेंगे ना, तो वो सेलर तो ऑलरेडी अमेजोन पे हर जगह पे बैठे हुए हैं, आपने तो उसको एज दे देना है, जब आप आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो उस कीवर्ड पे जितने भी कस्टमर आएंगे उसकी सेल तो उसके पास जाएगी, ये है।
अच्छा शाहिद भाई, एक चीज जो आपने बता दिया कि प्राइवेट लेबल तो आपने इतना नहीं की, तो आप कौन से मॉडल पर काम कर रहे हो? लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है। मैं नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास प्राइवेट लेबल हैं, एक अपना है सिर्फ, क्योंकि मेरे पास टिकटॉक पे ब्रांड रजिस्ट्री नहीं मिल रही आपको जब तक आपका ट्रेडमार्क यूएसपीटीओ पे रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। हाँ, वो तो पेंडिंग पर नई नहीं देते। हाँ, तो नई ब्रांड तो आप लॉन्च नहीं कर सकते इतना जल्दी, 8 महीने लगेंगे आपको, पहले तो ट्रेडमार्क हम्म। का वेट करना पड़ेगा। तो एक कजन का पिछला एक ट्रेडमार्क पड़ा हुआ था, उस पे हमने एक ब्रांड अपनी लॉन्च की। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो बेसिकली हमने रीलॉन्च की हैं, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए। और कुछ क्लाइंट उसमें मुझसे फिक्स सैलरी पे राजी हुए हैं, कुछ क्लाइंट्स परसेंटेज पे हैं। तो वो रीलॉन्चिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उन ब्रांड्स पे ऑलरेडी पब्लिक एक्सपोजर कुछ ना कुछ होता है, ब्रांड अवेयरनेस कुछ ना कुछ होती है। और उस ब्रांड को अगर कोई सर्च करता है तो वो उसको हर जगह पे प्रेजेंट मिलती है, वालमार्ट पे, अमेजोन पे। तो रीलॉन्चिंग तो ईजी रही है। लेकिन अब बताऊं कि अगर जो हमने अपनी की, तो हमने अपनी की थी सप्लीमेंट्स में लॉन्च, ठीक है, हम्म। सप्लीमेंट्स एंड ब्यूटी कैटेगरी के अंदर। लेकिन हमने जब लॉन्च की तब सप्लीमेंट एंड ब्यूटी कैटेगरी आप समझेंगे तकरीबन खाली पड़ी थी, एज थी हमारे पास, ठीक है, चल पड़ी। तो अभी मैं ज्यादातर जो करता हूँ वो मैं करता हूँ होलसेल, मतलब आप ऐसा समझे कि 80% से ज्यादा मैं होलसेल करता हूँ, ठीक है। अब कोई कहेंगे आप कि आप डायरेक्ट होलसेल कैसे करते हैं? भाई पहले तो मैं डायरेक्ट होलसेल किया ही नहीं, इसलिए मैंने आपको भी बोला कि डीएस करके टेस्ट कर लो। लेकिन अभी क्योंकि आप क्या समझते हैं कि शायद भाई कितने अकाउंट चला रहे होंगे, तो मुझे क्या आइडिया नहीं है कि कौन सी मुझे हर कैटेगरी का नहीं पता होगा कि किस कैटेगरी में क्या चल रहा है। तो वो एक्सपीरियंस, थोड़ा रिस्क भी ले सकता हूँ, पैसे डूब गए चलो ठीक है, दूसरे अकाउंट से आ रहे हैं, मतलब मेरा थोड़ा एक मामला डिफरेंट हो गया। तो और मैं डीएस भी करता हूँ, ठीक है, मैं डीएस भी करता हूँ और बेहतरीन करता हूँ। लेकिन आप कर सकते हैं तो आप करें, आप कर सकते हैं तो सही आप करें, सही। ठीक है। मैं वो डीएस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस डीएस में मुझे एक भी वायलेशन नहीं आती, ठीक है। आप वैसे डीएस कर सकते हैं तो फिर डीएस भी करें आप। अच्छा, वो कौन सा डीएस है, या वो नहीं बताना लोगों को? नहीं, उसको उसको छोड़ देना। अच्छा, छोड़ दे, उसको छोड़ देते। हाँ, अच्छा शायद भाई, ये क्लियर हो गया, आप मतलब उसको छोड़ देते हैं क्योंकि मतलब फिर आप सारी। ऐसा समझे कि 80% मैं होलसेल करता हूँ, ठीक है, लोकल सप्लायर्स के साथ। कोई भी मेरा सप्लायर यूएस से बाहर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स जो भी हैं। होलसेलर से अप्रूवल लिया हुआ है आपने? जी बिल्कुल, बिल्कुल अप्रूवल लिया हुआ है। हाँ, तो ठीक है। 80% मेरी सेल वहाँ से आती है, एक पीएल है और एक दो स्टोर डीएस के हैं, इस तरह से। अच्छा, ये महमूद महमूद खिलजी जो है ना, वो कहते हैं सवालात खतरनाक पूछ रहे हैं। प्लीज हमें भी वायलेशन फ्री डीएस सिखा दे। उसके लिए आपको 4 साल री स्टेटमेंट में देने पड़ेंगे। हाँ, ये जो बात की। हाँ, अच्छा शायद भाई, ये तो हो गया क्लियर, दो चीजें हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंगे और आपका टाइम जितना मैंने कहा था, क्योंकि आपने कहीं मुझे जाना भी है। हाँ, मुझे तो जाना है तो। हाँ, मुझे मुझे याद है। एक चीज ये है कि जो अकाउंट सस्पेंड हुए बहुत सारे लोगों के, और सस्पेंड हो रहे हैं जिसके अच्छे भी काम करे, अगर वो नहीं भी है, फिर टिकटॉक दूसरी अपील के बाद चांस भी नहीं देता। और जो दूसरा एक मिसकंसेप्शन है, मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ, पिछला जो मेरा पॉडकास्ट बिलाल भाई के साथ हुआ था, वो यूके में काम कर रहे, तो उसने भी मुझे कहा था कि 5 अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन स्टिल आई एम कंफ्यूजिंग, रियल में ये एक एंटिटी के ऊपर 5 अकाउंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सेलर सेंटर के जो अकाउंट है, जो शॉप है, बायर अकाउंट की बात बन नहीं कर सकते रहा। हैं, एक एसएसएन पे भी 5 बन सकते हैं, एक कंपनी पे भी 5 बन सकते हैं, ठीक है। बन लेकिन सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये था कि एक अकाउंट का इम्पैक्ट या इफेक्ट दूसरे पे नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपका एक अकाउंट ऑलरेडी रनिंग है, दो उसमें से एक बंद हो गया तो अब तीसरा नहीं खुलेगा। हम्म। या तो आप 5 एट ए टाइम बना लें, लेकिन ये बात सोच के रखिएगा कि ये 5 एट ए टाइम जो आप चला रहे हैं, तो एक डीएक्टिवेट होगा तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट दूसरे पे आएगा, या वो दूसरा अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। हाँ, एक शर्त पे टिकटॉक आपको हर चीज पे माफ कर देता है, जब वो आपको अपना बेटा बना लेता है। वो उसके लिए बहुत सारे सेल अचीव करने पड़ेंगे। ओ बस यही है। सही सही। यही अच्छा, है। ये तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है सस्पेंशन का, कि जो सस्पेंशन लोगों को आई है और फेस किया है, उसका क्या है? इंस्टेड टिकटॉक उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं, 2 अपील के बाद आई थिंक नहीं कर रहा। और जो लार्क कम्युनिटी है वो तो यूएस में नहीं है ना, आई थिंक। लार्क है यूएस में है,
लेकिन असल मसला ये है कि अकाउंट मैनेजर हर किसी को मिल नहीं रहा है, ठीक है। उसके लिए भी, अकाउंट मैनेजर के लिए भी आपको पास सेल होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है। लाइक अगर आप 2 लाख 2.5 लाख सेल को क्रॉस करते हैं, तो अगर आप, तो भी आपके रिक्वेस्ट करने पे आपको अकाउंट मैनेजर मिल जाता है। अदरवाइज आप 1 मिलियन को टच करेंगे तो आपको अकाउंट मैनेजर वो खुद ही देते हैं, ठीक है। ये 2 सिनेरियो हैं अभी अकाउंट मैनेजर के। बाकी रही बात उसकी, तो क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स जो हैं अकाउंट्स पे हमारे, उनके साथ बात मीटिंग होती रहती है वीकली, तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि हमने 15 अगस्त के बाद 60 से 70% प्लेटफॉर्म एआई के हवाले कर दिया था। तो आप खुद भी देखें तो अगस्त 15 से पहले कोई वायलेशन नहीं थी, अपील करो जमा हो जाती थी, कुछ भी लिखो, प्लीज माफ करो, अप्रूव, कुछ भी करो। फिर जनवरी, मतलब Q4 के बाद, न्यू ईयर में जनवरी 1-2 के बाद 80 से 90% एआई के हवाले कर दिए, ठीक है। अब एआई को उन्होंने क्या प्रॉम्प्ट्स दिए हैं ये हमें पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। आप लेजिट भी हो तो भी आपकी अपील रिजेक्ट, दोनों टाइम रिजेक्ट हो जाती है। और आप एक टेम्पलेट अपील डालते हो 5 अकाउंट्स पे, 2 पे एक्सेप्ट हो जाएगी, 3 पे नहीं होगी, इस तरह भी हो रहा है। तो अभी इनका कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे जो बड़े अकाउंट्स हैं उन पे हमारे पास मैनेजर्स हैं, तो हम अपील करते ही नहीं है, हम डायरेक्ट उनसे रब्ता करते हैं कि ये मसला आया है, ये चीजें, वो हमारा हल करवा देते हैं। ये है सिनेरियो। अच्छा, सही। और जो एक अब जो है इसको देखें ना, अब या तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो टिकटॉक अपनी ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ को बढ़ाए और ह्यूमन रिव्यूअर्स को ज्यादा लेके आए, एआई को थोड़ा कम कर दे, तो चांसेस। या फिर दूसरा जो है वो ये है कि या तो एआई जब सीख जाए, अब उसको सीखने में टाइम लगेगा, तब तक आपको बियर कर, बग फ्री नहीं है बहरहाल। तीसरा ये है कि आप, अगर आप में हिम्मत है, लड़ सकते हो तो केस ओपन करके, टिकट ओपन करके लड़ते रहो। महीने में, 1.5 महीने में मसला हल हो जाता है केस के थ्रू। लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपने बार बार नया टिकट नहीं खोलना है, और जो एक चल रहा है टिकट उसको क्लोज या सॉल्व स्टेटस उस पर नहीं आने देना है। वो अगर सॉल्व लिखते हैं आप दोबारा अगेन टेक्स्ट कर दें, जब तक आपकी मतलब का जवाब नहीं आता आपने उनको छोड़ना नहीं है उस एक टिकट पे। तो फाइनली आपके पास ह्यूमन, क्योंकि जब आप बार बार एक बात करते हैं, वो बार बार एक रेस्पॉन्स देता है, आप दोबारा वही बात करते हैं, तो फिर वो आपका केस एस्केलेट हो जाता है किसी और टीम की तरफ, फिर आपको रेस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, शायद भाई आपने जाना है तो मैं और सवालात नहीं, कमेंट सेक्शन में तो लोग पूछ रहे हैं सवालात, तो आई थिंक नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप मोस्ट वेलकम मेरे पास आ जाएं, और इधर रिकॉर्डेड पॉडकास्ट एक रखवा लें, क्वेश्चंस लोगों से आप अपनी ऑडियंस से पूछ लें, या अभी जो कमेंट्स में आएंगे वो नोट डाउन कर लें, और कॉमन क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप आके यहाँ पे हम रिकॉर्डेड पॉडकास्ट करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त, और फिर वो आप अपलोड कर दें, इस तरह हम कर सकते हैं। अभी मेरे पास मेहमान आए हुए हैं, पिछले 1.5 घंटे से मेरा वेट कर रहे हैं, नहीं, श्योर, और इंशाल्लाह। मैंने खुद भी इसी मतलब टाइम डिसाइड कर लेते हो आते, और एक वो मास्टर क्लास टाइप कर लेते हैं 1-2 घंटे की टिकटॉक के हवाले से और जी डिस्कशन, जी जी, तो जरूर। टाइम इसको करते हैं। या भले फिजिकल करें या अगेन लाइव एक बार कर लें, कोई इशू नहीं है, किसी और दिन पे तो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस आप रख लीजिएगा पूछने वाले अपनी ऑडियंस के बिहाफ पे, वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, फिजिकली करना पड़ेगा ताकि अच्छे फिर वो आपको भी यूटिलाइज करे, ताकि एक सबको एक मास्टर क्लास टाइप मिल जाए। शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सर्टिफिकेट का ये किसी का सवाल है, अब ब्रांड सर्टिफिकेट अप्रूवल के साथ अलावा हम काम नहीं करते। सर्टिफिकेट, जो ब्रांड अप्रूवल का सर्टिफिकेट है वो हम से लेते हैं, और उसके बाद रिजेक्शन उस पर भी आ रही है, उस पर अकाउंट बंद हो रहा है। अगर आपने दो दो सिनेरियो है, एक तो लोग क्या कर रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट बनाए, उस पर तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ये बात आप लिख लो। दूसरा, अगर आपके पास सही वाला सर्टिफिकेट भी मौजूद है, तो सर्टिफिकेट के साथ एक और चीज, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, मतलब ब्रांड अप्रूवल सर्टिफिकेट जो होता है, जिसको आप बोले, हम क्या नाम देते हैं उसको मामा, व्हाट डू वी, ऑथराइजेशन लेटर। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन लेटर के साथ आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी जमा कराना चाहिए ब्रांड अप्रूवल लेते वक्त। अब ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यूएसपीटीओ पे जाएंगे, ब्रांड सर्च करेंगे, खोलेंगे उसको, टीएसडीआर में जाके वहां से आपको डॉक्यूमेंट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट किसी भी ब्रांड का मिल जाता है ऑनलाइन, वो डाउनलोड किया, वो दोनों साथ में जमा करवाएं, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, ये 3-4 बार क्वेश्चन आया, मैंने कहा इसका जवाब दे दूं। हाँ, बाकी आप सब लोग जिन्होंने मुझे सलाम किया था, मैंने शुरू में वालेकुम सलाम बोला था, अभी फिर वालेकुम सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।
मिलेंगे किसी और दिन मुजीब भाई के साथ किसी और इंशाल्लाह पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, और आप लोगों का भी जिसने अभी तक सुना, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।